हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉमिट। आई एम मुस्कान मंध्यान, योर लीगल गाइड। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लोग प्लीज मुझे ध्यान से सुनते रहिए एंड स्क्रीन पॉज करके नोट्स बनाते रहिए। लेट्स स्टार्ट। सब कुछ गाइस पॉइंट्स में लिखा है, बट आपको पैराग्राफ में लिखना होगा। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने हर चीज पॉइंट्स में लिख दी है। सो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन अ मॉडर्न कॉन्सेप्ट दैट डिजायर्स अ पॉलिटिकल ऑर्डर गवर्नड बाय लॉज एंड रेगुलेशंस। तो एक चीज हमें यहाँ इस लाइन से समझ में आ रही है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म रूल्स एंड लॉज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। ठीक है, वो रूल्स एंड लॉज को काफी ज्यादा मानता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ठीक है, और एक ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। सेकेंड पॉइंट है, इट स्टैंड्स फॉर द सुप्रीमेसी ऑफ लॉ एंड नॉट ऑफ द इंडिविजुअल्स। यानी ये लॉ को सुप्रीम मानता है, रूल ऑफ लॉ को फॉलो करता है। रूल ऑफ लॉ का मैंने आपको मतलब बताया था कि लॉ से ऊपर कोई नहीं है, नो वन इज अबव लॉ, राइट। तो एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म सुप्रीमेसी ऑफ लॉ में बिलीव कर रहा है कि लॉ सुप्रीम है, तो वो ये भी कह रहा है कि मैं रूल ऑफ लॉ में भी बिलीव रखता हूं। It imbibes the principles of nationalism, democracy and limited government. ओके, इसके अंदर कौन कौन से प्रिंसिपल्स आपको देखने को मिलेंगे? इसके अंदर आपको नेशनलिज्म देखने को मिलेगा, डेमोक्रेसी यानी रूल ऑफ पीपल देखने को मिलेगा, एंड लिमिटेड गवर्नमेंट, यही हमारा कीवर्ड है, लिमिटेड गवर्नमेंट। इस चीज की बात हम बहुत ज्यादा करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में, राइट। बिकॉज एक तरीके से मान सकते हो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का जो मीनिंग है, वो लिमिटेड गवर्नमेंट के इर्द गिर्द ही घूमता है, इसी के आसपास ही घूमता है ये पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो अब इसका मीनिंग एंड डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। थोड़ा ध्यान देना, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म रिकॉग्नाइजेस द नीड फॉर अ गवर्नमेंट। तो ये एक बात तो कह रहा है कि हमें गवर्नमेंट चाहिए, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बोल रहा है कि गवर्नमेंट की जरूरत तो है, बट at the same time also insists upon restraining its power। लेकिन उसी वक्त ये भी कहता है कि उसके पार अनलिमिटेड नहीं होंगे, लिमिटेड होंगे। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का प्रिंसिपल इंडिविजुअल को अनलिमिटेड पावर नहीं दे रहा है, वो लॉ को सुप्रीम बना रहा है। देखो, उसने गवर्नमेंट पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, उसकी पावर्स पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। इसका मतलब यही है कि इंडिविजुअल को सुप्रीम नहीं बना रहा है, वो लॉ को सुप्रीम बना रहा है, राइट। सो गवर्नमेंट तो होगी हमारे पास, लेकिन वो लिमिटेड गवर्नमेंट होगी। सो अब हम एक डेफिनेशन डिस्कस करेंगे बाय जिवानी सरतोरी। तो इन्होंने कहा है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कॉल्स फॉर रेस्ट्रिक्शन ऑन द आर्बिट्ररी पावर ऑफ द स्टेट। यानी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या चाहता है कि जो आर्बिट्ररी पावर है स्टेट का, ठीक है, जो अनलिमिटेड पावर है स्टेट का, उस पर रेस्ट्रिक्शन लगना चाहिए, राइट। स्टेट मतलब गवर्नमेंट ही, राइट। स्टेट को गवर्नमेंट ही तो एक्सप्रेस करेगी ना। सो अब यहाँ पे हमें कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग भी क्लियर होना जरूरी है, ठीक है। बिकॉज हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पढ़ रहे हैं जो एक फिलॉसफी है, राइट। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक फिलॉसफी है, लेकिन वहीं पर हमें कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब भी क्लियर होना जरूरी है। बहुत सिंपल मीनिंग है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू विच द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, द राइट्स ऑफ द गवर्नड एंड द रिलेशन बिटवीन द टू आर एडजस्टेड। ठीक है, तो ये कलेक्शन है कुछ प्रिंसिपल्स का, ठीक है, अकॉर्डिंग टू विच द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, जिसके अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट के पावर है, जो राइट्स है हम लोग के यानी पब्लिक के, और जो रिलेशन है हमारा और गवर्नमेंट का, वो एडजस्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सीधी सी बात ये कही जा रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग हमारा यानी कि हमारी पब्लिक का, ठीक है, और गवर्नमेंट का रिलेशन गवर्न होता है या एडजस्ट होता है, ठीक है, वही कॉन्स्टिट्यूशन है। ऑब्वियसली कितनी सही मीनिंग है, देखो कॉन्स्टिट्यूशन में ही तो लिखी है ना हर चीज कैसे होनी है, कब होनी है, पब्लिक को क्या करना है, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज भी दी हुई है। सो गवर्नमेंट में भी इंडिविजुअल्स ही हैं, तो उनके लिए भी वो ड्यूटीज प्रिस्क्राइब की गई हैं, राइट। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग ही, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही, उसके प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग ही हमारा और गवर्नमेंट का रिलेशनशिप गवर्न होता है या चलता है, राइट। सो कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड के दो कॉनोटेशंस हैं, ठीक है, मतलब ये दो चीजें इंक्लूड करता है, दो चीजों से बना हुआ है। पहला है लीगल रूल्स, लॉज और द होल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री।
तो पहली ये चीज क्या इंक्लूड करता है, जो लीगल रूल्स रहते हैं, आपके लॉज रहते हैं, या जो पूरी कंट्री का सिस्टम रहता है, वो ये इंक्लूड करता है। सेकेंड ये क्या इंक्लूड करता है, नॉन लीगल और एक्स्ट्रा लीगल रूल्स लाइक कस्टम्स और यूसेजेस और कन्वेंशंस। सो काफी बार ऐसा होता है कि जो कुछ धर्म रहते हैं, जैसे हिंदू धर्म हो गया, मुस्लिम धर्म हो गया, इनके कुछ अपनी प्रैक्टिसेस रहती हैं यार, ठीक है, कस्टम्स रहते हैं कुछ, इसको भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पेक्ट करता है, इसको भी कॉन्स्टिट्यूशन मानता है, ठीक है, ये भी एक तरीके से लॉज ही बनते हैं, बट ये कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली दिए नहीं हुए हैं कहीं पे, लेकिन दे आर लॉज, ठीक है, दे आर फॉलोड, इसीलिए ये इन दो चीजों से मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है। In most of the countries, the system of government comprises the mixture of these legal and non-legal rules. समझ रहे हो? यानी कि काफी बार जो गवर्नमेंट का सिस्टम रहता है, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन रहता है, उसमें दोनों ही चीजें रहती हैं, लीगल भी और नॉन लीगल रूल्स। नॉन लीगल रूल्स मतलब कस्टम्स, यूसेजेस, एंड इट इज पॉसिबल टू स्पीक ऑफ दिस कलेक्शन ऑफ रूल्स एज द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसी कलेक्शन को रूल्स के हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अब हम यह मीनिंग समझेंगे लिमिटेड और सिविलाइज्ड गवर्नमेंट का, ठीक है, ये मीनिंग समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, और इसे सिविलाइज्ड मैं क्यों कह रही हूँ वो भी आपको बताऊंगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो अकॉर्डिंग टू वेरे, ठीक है, वेरे एक तरीके से राइटर ही थे यार, ठीक है, वेरे, अकॉर्डिंग टू वेरे, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स समथिंग मोर देन अ गवर्नमेंट। एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब कि वो गवर्नमेंट से कुछ ज्यादा है, राइट, अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जाहिर सी बात है, अब ये वाली गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलेगी, इसीलिए इसको कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट कह रहे हैं। इट मीन्स गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू रूल एज अपोज्ड टू आर्बिट्ररी पावर, ठीक है, एज अपोज टू आर्बिट्ररी गवर्नमेंट, सॉरी। तो ये वाली गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग चलेगी, ठीक है, ये गवर्नमेंट अपनी इच्छाओं के अकॉर्डिंग नहीं चलेगी, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलेगी, रूल्स को फॉलो करेगी, राइट। इट मीन्स गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है ये उसे मानेगी, ये उसे फॉलो करेगी, राइट, नॉट गवर्नमेंट लिमिटेड ओनली बाय द डिजायर्स एंड कैपेसिटीज ऑफ दोज हु एक्सरसाइज पावर। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ज्यादा। सो ये वो गवर्नमेंट है जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात मानेगी, और ना कि जो लोग पार में हैं, यानी जो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं पार, उनके हिसाब से चलेगी, समझ रहे हो। यानी गवर्नमेंट में जो पार होल्ड कर रहा है, ठीक है, जो लीडर है हमारी नेशन का, उसकी इच्छाओं के हिसाब से नहीं चलेगी गवर्नमेंट, बल्कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसके हिसाब से चलेगी, राइट। यानी अगर कल लीडर बोल रहा है हमारा कि ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए, तो हो नहीं जाएगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उस हिसाब से चीजें चलेंगी। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है वो नहीं हो रहा है तो ये गवर्नमेंट हट जाएगी, ठीक है, कोई दूसरी गवर्नमेंट आएगी, समझ गए, इसीलिए इसको लिमिटेड गवर्नमेंट कह रहे हैं। लिमिटेड इन द सेंस, किस सेंस में ये लिमिटेड है, ये लिमिटेड है इस सेंस में बिकॉज ये अपनी इच्छाओं के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसके हिसाब से चल रही है, ठीक है, इसीलिए ये लिमिटेड है। बात समझ में आ गई। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन दिस वे डिजायर्स अ पॉलिटिकल ऑर्डर इन विच द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट आर लिमिटेड। सो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या चाहता है, एक ऐसा पॉलिटिकल ऑर्डर चाहता है जहां पर, एक ऐसा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट चाहता है जहां पर गवर्नमेंट के पावर्स लिमिटेड हो, ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड हो, और द गवर्नमेंट इज सिविलाइज्ड, ठीक है, सिविलाइज्ड होनी चाहिए गवर्नमेंट। सिविलाइज्ड का मतलब आप क्या समझते हो, जो रूल्स एंड लॉस को फॉलो करे, राइट, तो यहाँ पे गवर्नमेंट रूल्स एंड लॉस को फॉलो कर रही है, इसीलिए हम लोग सिविलाइज्ड या लिमिटेड गवर्नमेंट कह रहे हैं, सिंपल, राइट। सो अब हम कुछ जरूरी पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में, ठीक है, कुछ जरूरी पॉइंट्स। सो फर्स्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन द कोर्स ऑफ टाइम हैज कम टू हैव 3 एसेंशियल अट्रीब्यूट्स। तो समय के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के 3 अट्रीब्यूट्स या 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिले हैं। पहला है नेशनलिज्म,
कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म चाहता है जो पावर है, ठीक है, जो पावर है वो लोगों के पास होना चाहिए, बिकॉज एक डेमोक्रेटिक स्टेट की बात करता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ठीक है, इसलिए कह रहा है जो पावर है वो लोगों के पास होना चाहिए। एंड चेंजेस जो होते हैं, ठीक है, जो अमेंडमेंट्स होने चाहिए वो पीसफुल मैनर में होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि झगड़े हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं और तब जाके कोई चेंज आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एकदम आराम से शांति से जो भी हमें चेंज लाना है कॉन्स्टिट्यूशन में वो हम लेकर आ सके, ऐसा माहौल होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है मॉडर्न स्टेट्स जो हैं यार वो वेलफेयर स्टेट है, ठीक है, मतलब अपने सिटीजन्स का भला चाहते हैं, काफी सारी चीजें करते हैं अपने सिटीजन्स के लिए, राइट। तो इसी वजह से ये कह रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए स्टेट का वो भी ऐसा होना चाहिए जहां पर सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर की बात की गई हो, ठीक है, जहां पे लोगों के सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर की बात की गई हो। सो मॉडर्न स्टेट्स के लिए उनके कॉन्स्टिट्यूशन में भी वेलफेयर की बात की होनी जरूरी है, तभी तो उसे फॉलो किया जाएगा ना, तभी तो उसे माना जाएगा। सो जब लोगों का सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर होगा तभी तो आखिर सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ऑर्डर मेंटेन हो पाएगा उस स्टेट में। थर्ड पॉइंट भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे ये बात की जा रही है कि कुछ एक सीरियस अटेंशन शुड बी पेड, एक बार हमें ध्यान देकर ये कुछ चीजें भी इंक्लूड करनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में। क्या चीजें? इनकॉर्पोरेट प्रोविजंस टचिंग न्यू थीम्स, कुछ नई चीजें। क्या नई चीजें? प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, प्रिजर्वेशन ऑफ अ हेल्दी एनवायरमेंट एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ द नॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड मोरालिटी। समझ गए? यानी एनवायरमेंट से रिलेटेड कुछ चीजें, ठीक है, एनवायरमेंट को बचाने से रिलेटेड कुछ चीजें, ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन से रिलेटेड चीजें, इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड चीजें भी इंक्लूड होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में। लास्ट पॉइंट ये कह रहा है कि जो पुराने प्रोविजंस हैं उन्हें अमेंड करना चाहिए और नए प्रोविजंस को लेकर आना चाहिए, या तो पुराने प्रोविजंस को आप चेंज करो या हटाओ, या नए प्रोविजंस लेकर आओ, ठीक है, तभी तो आखिर लॉ अपग्रेड हो पाएगा ना। सोसाइटी हमेशा बदलती रहती है, इसी वजह से लॉ का भी बदलना जरूरी है। अगर सोसाइटी में नए नए क्राइम हो रहे हैं लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपका वो पुराना है, ठीक है, और उसमें उन क्राइम्स की जगह ही नहीं है, उन क्राइम्स की पनिशमेंट की बात ही नहीं की गई है जो अभी हो रहा है, जो नए नए क्राइम्स आ रहे हैं, इस वजह से क्या होगा कि जो अभी क्राइम्स हो रहे हैं उनके क्रिमिनल्स को पनिशमेंट मिलेगी ही नहीं, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा ही नहीं है। इसीलिए अपडेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है लॉ को, ठीक है, बिकॉज सोसाइटी बहुत तेजी से बदल रही है, तो लॉ का भी बदलना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। तभी तो आखिर हम ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के ट्रेंड्स को फॉलो कर पाएंगे और उन्हें समझ पाएंगे। सो अब हम नेगेटिव एंड पॉजिटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के मीनिंग्स को डिस्कस करेंगे। पहला है नेगेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। सो लॉ में नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? किसी भी चीज को आप नेगेटिवली समझते हो उसका लॉ में क्या मतलब हुआ, ठीक है। इन लॉ अ नेगेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन आइडिया, किसी भी आइडिया को अगर आप नेगेटिव कह रहे हो तो उसका मतलब ये है वो आइडिया किसी एंटिटी को, ठीक है, किसी एंटिटी को रोक रहा है या प्रिवेंट कर रहा है फ्रॉम डूइंग अ सर्टेन एक्ट, यानी किसी को कुछ करने से रोकना, ठीक है, किसी को कुछ करने से प्रोहिबिट करना इज अ नेगेटिव कोनोटेशन ऑफ एन आइडिया, ठीक है, किसी को कुछ करने से रोकना इज अ नेगेटिव मीनिंग ऑफ एन आइडिया, ठीक है। सो जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग अभी तक जो भी हमने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में रीड किया, एक तरीके से हमें उसके नेगेटिव नेचर के बारे में पता चला है ना। जो उसका नेचर था वो काफी ज्यादा नेगेटिव था। क्यों था नेगेटिव? एक बार अपने मन में भी सोचो आप ये सवाल कि वो नेगेटिव क्यों था। स्टार्टिंग में जब भी अभी हमने जितना भी कवर किया कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में, उसकी जो टोन थी काफी ज्यादा नेगेटिव थी। क्यों? बिकॉज वो स्टेट के पार्स को रेस्ट्रिक्ट या लिमिट करने की बात कर रहा है। वो कह रहा है गवर्नमेंट का जो फॉर्म होना चाहिए वो लिमिटेड होना चाहिए, गवर्नमेंट पर रेस्ट्रिक्शंस होने चाहिए, वो अनलिमिटेड पावर एंजॉय नहीं कर रही है, ठीक है, नहीं कर सकती है, सॉरी, ठीक है, तो वो आर्बिट्ररी पावर्स भी एंजॉय नहीं कर सकती है, उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस रहेंगे, कॉन्स्ट्रेंट्स रहेंगे। तो ये सब क्या है? ये नेगेटिव ही तो है ना। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का जो नेचर था वो नेगेटिव था, बिकॉज वो स्टेट को कुछ करने से रोक रहा है, ठीक है, समझ रहे हो बात को। सो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। जो सेपरेशन ऑफ पावर है,
सेपरेशन ऑफ पावर का मैंने मीनिंग पहले ही बताया है, जो 3 ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के वो एक दूसरे से सेपरेटली काम करेंगे, ठीक है। लेजिस्लेचर टांग नहीं अड़ाएगा एग्जीक्यूटिव के काम में, एग्जीक्यूटिव इंटरफेयर नहीं करेगा जुडिशरी के काम में, राइट। तीनों अलग अलग काम करेंगे और एक दूसरे पर नजर रखेंगे कि कोई पावर को गलत तरीके से यूज तो नहीं कर रहा है, यानी चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम भी इसी में इंक्लूडेड है, समझ गए। ये होता है सेपरेशन ऑफ पावर। तो सेपरेशन ऑफ पावर का पर्पस है कि वो सिटीजन्स की लिबर्टी प्रोटेक्ट करे, ठीक है। कैसे प्रोटेक्ट करेगा सिटीजन्स की लिबर्टी? बाय रेस्ट्रिक्टिंग द आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ द स्टेट। जब वो स्टेट के आर्बिट्ररी एक्शंस को रेस्ट्रिक्ट करेगा, रोकेगा स्टेट को कुछ गलत करने से, तब वो सिटीजन्स की लिबर्टी को प्रोटेक्ट करेगा। यानी जब भी स्टेट अपनी मर्जी चलाने की कोशिश करेगा, ठीक है, अपने हिसाब से काम करने की कोशिश करेगा, तब सेपरेशन ऑफ पावर्स बीच में आएगा और बोलेगा नहीं, इससे सिटीजन्स की फ्रीडम को नुकसान पहुंच रहा है, उनकी लिबर्टी को हार्म पहुंच रहा है, इसीलिए ये काम नहीं कर सकता स्टेट, राइट। तो ये एग्जाम्पल है एक तरीके से नेगेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का, बिकॉज ये जो प्रिंसिपल है सेपरेशन ऑफ पावर, ये रोक रहा है स्टेट को कुछ करने से, ठीक है, उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है, इसीलिए ये नेगेटिव है, राइट। सो अभी तक ये हमें काफी अच्छा लग रहा था, बट इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, नेगेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो 4th पॉइंट है। दिस इज नॉट डिजायरेबल स्पेशली इन इंडिया, ठीक है, विच इज अ वेलफेयर स्टेट एंड विच अस्पायर्स टू सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस एज वेल अलॉन्ग विद पॉलिटिकल जस्टिस। सो क्या होता है कि जो वेलफेयर स्टेट्स हैं, यहाँ पे तो मैंने इंडिया लिखा है, आप कोई भी वेलफेयर स्टेट लिख सकते हो, तो जो भी वेलफेयर स्टेट्स हैं उनका मोटिव क्या रहता है कि वो अपने सिटीजन्स को हर वो चीज प्रोवाइड करें वो नॉर्मली नहीं ले सकते हैं, राइट। हम जाके कभी ट्रेन तो नहीं खरीद सकते, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने हमें ट्रेन की सर्विसेज दी है, ठीक है। हम एयरलाइंस नहीं खरीद सकते, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने हमें एयरलाइंस की भी सर्विसेज दी हैं, ठीक है। तो ऐसी जो सर्विसेज है ये वेलफेयर स्टेट में ही आपको देखने को मिलती हैं, राइट। तो ये काम गवर्नमेंट का है, जो बेसिक चीजें हैं जो प्रोवाइड कराना या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना, वो गवर्नमेंट का काम है, ठीक है। हमें सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस देना, पॉलिटिकल जस्टिस देना, ये गवर्नमेंट का काम है। तो क्या अगर हम नेगेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के हिसाब से चले, ठीक है, उसके हिसाब से चलें, तो गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना ही नहीं है, गवर्नमेंट के पार तो रेस्ट्रिक्टेड है, तो फिर गवर्नमेंट ये सारे काम कैसे करेगी? कैसे हमारा वेलफेयर हो पाएगा अगर नेगेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के हिसाब से चले तो, राइट, नहीं हो पाएगा, क्योंकि कुछ भी हमें चाहिए उसमें गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना ही पड़ेगा। अगर एक एग्जाम्पल ले लो, और अगर इंडिया में आज नेगेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होता तो क्या कोविड वैक्सीन हम तक पहुंच पाती फ्री में? जस्ट थिंक, इट्स अ क्वेश्चन। क्या हम तक कोविड वैक्सीन फ्री में पहुंच पाती? अ बिग नो, नहीं पहुंच पाती, बिकॉज गवर्नमेंट को फिर इंटरफेयर ही नहीं करने दिया जाता कि गवर्नमेंट कैसे इंटरफेयर कर रही है, राइट। इसीलिए गवर्नमेंट ने जो हमें कंपल्सरीली बोला कि आपको कोविड वैक्सीन लगवानी होगी, जरूरी है, ठीक है, काफी बार जबरदस्ती भी की गई, बिकॉज यहां नेगेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है। इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट, यहाँ पे हमारे वेलफेयर की बात की जाती है, ठीक है, पब्लिक के वेलफेयर की बात की जाती है, पब्लिक की ऑल टुगेदर बात की जाती है कि कैसे उन तक सारी चीजें पहुंचाई जाए, ठीक है, जो कि हमें नेगेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं करने देता, समझ गए। अब बात करते हैं पॉजिटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की। द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म रिक्वायर्स द स्टेट टू बी सीन इन द लाइट ऑफ अ वेलफेयर स्टेट। समझ गए? पॉजिटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का एक तरीके से मतलब ही है कि वो वेलफेयर स्टेट की बात करेगा, राइट। तो ये बात करता है एक ऐसा इफेक्टिव और कॉम्पिटेंट स्टेट इंस्टीट्यूशन बनाने की जो लोगों के वेलबींग की बात करे, जो लोगों के वेलफेयर की बात करे, राइट। ऐसे इफेक्टिव और कॉम्पिटेंट स्टेट इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, ऐसी एसोसिएशंस होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशंस होनी चाहिए जो इंडिविजुअल के वेलफेयर की बात करें, ठीक है, उनके उत्थान की बात करें, समझ गए। यही काम है पॉजिटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इंडिया एक पॉजिटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को फॉलो करने वाली कंट्री है, ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के पास क्या क्या होना चाहिए, राइट।
उसकी क्या क्या नीड होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन को क्या क्या रखना होगा अपने पास अगर उसे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के प्रिंसिपल को मेंटेन करना है तो। पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन के पास वो क्वालिटीज होनी चाहिए जिसके थ्रू वो गवर्नमेंट को रेस्ट्रेन करेगा, ठीक है, गवर्नमेंट को लिमिट करेगा। क्यों लिमिट करेगा? ताकि वो गवर्नमेंट सिटीजन्स के अगेंस्ट एक्ट ना करे, ठीक है, या सिटीजन्स को कंपेल ना करे, ठीक है, ताकि एक गवर्नमेंट सिटीजन्स को एक अच्छी डिग्निफाइड लाइफ दे सके, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ ऐसी क्वालिटीज रखनी होगी जिससे कि वो गवर्नमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर सके। वो क्वालिटीज रूल्स एंड रेगुलेशंस हो सकते हैं, ठीक है, ताकि वो गवर्नमेंट सिटीजन्स के अगेंस्ट काम ना करे, या वो गवर्नमेंट को कंपेल करेगा कि वो हर इंडिविजुअल को, ठीक है, हर एक इंडिविजुअल को एक डिग्निफाइड लाइफ दे, ठीक है, या एक अच्छी जिंदगी दे वो हर एक सिटीजन को। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन क्या करेगा? गवर्नमेंट से दो काम कराएगा। पहला तो वो उसको रेस्ट्रिक्ट करेगा ताकि गवर्नमेंट कुछ गलत काम ना करे सिटीजन्स के अगेंस्ट। दूसरा, वो गवर्नमेंट को कंपेल करेगा, ठीक है, उसे फोर्स करेगा कि वो सिटीजन्स को अच्छी जिंदगी दे, ठीक है, एक डिग्निफाइड लाइफ दे, राइट। एलिमेंट्स क्या क्या है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के? पहला एलिमेंट है द सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल ऑफ लॉ, ठीक है। तो यानी किसी भी स्टेट में जहां कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का प्रिंसिपल फॉलो होता है वहां पर लॉ सुप्रीम रहता है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम रहता है, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कोई भी नहीं है, सबसे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन ही है। सेकेंड है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, यानी लोगों का कहना माना जाएगा, ठीक है, उनकी से होगी, पॉलिटिकल डिसीजंस जो लिए जाएंगे वो लोगों की सहमति से लिए जाएंगे, ऑब्वियसली तभी इलेक्शंस होते हैं, है ना। थर्ड है रिप्रेजेंटेटिव लिमिटेड गवर्नमेंट, यानी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होगी जो कि लिमिटेड होगी, जिस पर रेस्ट्रिक्शंस होंगे। फोर्थ है सेपरेशन ऑफ पावर होगा, आपको मीनिंग बताया है मैंने। फिफ्थ पॉइंट में पुलिस कर लीजिएगा, ओके। पुलिस गवर्न्ड बाय लॉ एंड जुडिशियल कंट्रोल, यानी पुलिस जो है वो लॉ के हिसाब से चलेगी और उस पर जुडिशरी का कंट्रोल होगा। सिक्स्थ है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यानी जुडिशरी पर किसी का भी कंट्रोल नहीं होगा, वो इंडिपेंडेंट होगी डिसीजंस लेने में, राइट। सेवेंथ है फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे सिटीजन्स को। ऑल दिस एलिमेंट्स रेस्ट्रिक्ट द पावर ऑफ द स्टेट इन अ पर्टिकुलर वे, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट्स हमको स्टेट के पावर को रेस्ट्रिक्ट करने में हेल्प करते हैं, उसे लिमिट करने में हेल्प करते हैं। इन पावर्स के थ्रू हम स्टेट को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इस पर रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। स्टेट अपनी मर्जी की चीजें नहीं कर सकता है अगर ये एलिमेंट्स मौजूद हैं तो। अब हम वेस्टर्न या लिबरल कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का, ठीक है। वेस्टर्न और लिबरल कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म डिजायर्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट की बात करता है। उस कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट में क्या क्या होगा? एक बॉडी होगी लॉज की, कन्वेंशंस की, फॉर द ऑपरेशन ऑफ अ लिमिटेड गवर्नमेंट। तो ये बॉडी ऑफ लॉज एंड कन्वेंशंस क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। उस स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन होगा। क्यों होगा कॉन्स्टिट्यूशन? ताकि गवर्नमेंट के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सके, ठीक है, वो रेस्ट्रिक्टेड गवर्नमेंट या वो लिमिटेड गवर्नमेंट ऑपरेट कर सके उन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, उन रूल्स के हिसाब से, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट होगा जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन होगा, उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही लिमिटेड गवर्नमेंट फंक्शन करेगी या ऑपरेट करेगी, बस यही कह रहा है। सेकेंड पॉइंट है उसके, अब क्या कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट में और क्या क्या होगा? सेकेंड पॉइंट में देखो, लेजिस्लेचर होगा, ठीक है, एग्जीक्यूटिव होगा, जुडिशरी होगा। क्यों होंगे ये तीनों चीजें? ये तीनों चीजें इसलिए होंगी ताकि ये लोग प्रिस्क्राइब्ड फ्रेमवर्क, ठीक है, उस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर सके, एक डिफाइंड प्रोसीजर को फॉलो कर सके, ताकि ये लोग एक फ्रेमवर्क को फॉलो कर सके, ठीक है, एक फ्रेमवर्क को फॉलो कर सके। थर्ड है इफ देयर इज अ चेंज, यानी कि अब अमेंडमेंट की बात हो रही है, इफ देयर इज अ चेंज इट शुड बी पीसफुल एंड ऑर्डरली। अगर कोई चेंज हमें लेकर आना है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट में तो वो पीसफुली लेकर आना चाहिए, ठीक है, शांति से। वही बात आ गई, दंगों और लड़ाई झगड़े से चेंज नहीं लाएंगे, पीसफुली लेकर आएंगे, लॉफुली लेकर आएंगे, ठीक है। सो दैट द पॉलिटिकल सिस्टम इज नॉट सब्जेक्ट टू वायलेंट स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स,
ठीक है, ताकि पॉलिटिकल सिस्टम में कुछ वायलेंट चीजें ना हो, ठीक है, लड़ाई झगड़े ना हो, बिल्कुल आराम से शांति के साथ और लॉफुली चेंज को लेकर आएंगे। फोर्थ है, देयर इज अ सिस्टम दैट स्ट्राइव्स टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस, सिक्योरिटी एंड जस्टिस। यानी जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है वो ये कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में जिस भी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का प्रिंसिपल फॉलो होता है वो क्या करता है, वहां पे इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करता है, सिक्योरिटी और जस्टिस को प्रमोट करता है। यानी इंटरनेशनल लेवल पर दो कंट्रीज को आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, बैठकर शांति से बातें सुलझानी चाहिए, ठीक है ना, झगड़े सुलझाने चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए यार, कभी कोई हमारा दूसरा आके हम पर हमला तो नहीं कर रहा है, ठीक है, और जस्टिस भी होना जरूरी है, ठीक है। तो ये आपका वेस्टर्न मॉडल था कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का। अब हम सोशलिस्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का। सो फर्स्ट पॉइंट है, जो सोशलिस्ट कॉन्सेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का वो किस पर बेस्ड है, वो बेस्ड है मार्क्सिज्म पर, ठीक है। इन विच मार्क्सिज्म में क्या था, स्टेट को एक क्लास इंस्टीट्यूशन बताया गया है जहां कैपिटलिस्ट क्लास और प्रोलिटेरिएट क्लास में कॉन्फ्लिक्ट चलता है, ठीक है, विच एक्ट्स एज अ स्टेट को क्या कहा गया था कि वो एक्सप्लॉयटेशन करता है, ठीक है, ऑप्रेस करता है प्रोलिटेरिएट क्लास को और कैपिटलिस्ट क्लास की हेल्प करता है, यही तो कहा गया था मार्क्सिज्म में, बस वही चीज मैंने फर्स्ट पॉइंट में लिखी है, राइट। अब सेकेंड पॉइंट में ये कह रहा है कि जो पर्पस है, ठीक है, पर्पस क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, अगर हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसका पर्पस ये नहीं होना चाहिए कि वो गवर्नमेंट के पावर को रेस्ट्रिक्ट कर दे, बल्कि उसका पर्पस ये होना चाहिए कि वो गवर्नमेंट के पावर्स को और ज्यादा वास्ट कर दे, और ज्यादा बढ़ा दे, ठीक है, और ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बना दे। क्यों बना दे, ताकि जो वर्कर्स स्टेट आने वाला है, मैंने आपको बताया था ना कि एक रेवोल्यूशन आएगा, ठीक है, वर्कर्स जो है, जो प्रोलिटेरिएट क्लास है वो एक रेवोल्यूशन लेकर आएगी और फिर अपनी गवर्नमेंट बनाएगी और धीरे धीरे फिर सभी क्लासेस खत्म हो जाएंगी और एक क्लासलेस सोसाइटी बनेगी। ऐसा ही मैंने बताया था आपको मार्क्सिज्म में, तो वही कह रहा है, जब गवर्नमेंट के पावर्स इतने वास्ट कर देने चाहिए ताकि वर्कर्स स्टेट आ सके, ठीक है, ताकि प्रोलिटेरिएट क्लास आ सके और एक नए टाइप का स्टेट बना सके, बस इतनी ही बात की जा रही है सेकेंड पॉइंट में, कि ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जो गवर्नमेंट के पावर्स को और ज्यादा बढ़ा दे ताकि वर्कर्स स्टेट आ सके और एक नए टाइप का स्टेट इमर्ज हो सके, राइट। थर्ड पॉइंट में एक तरीके से मार्क्सिस्ट राइटर्स ने बुराई की है वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की। उन्होंने कहा है कि जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात करता है वेस्टर्न मॉडल, ठीक है, वो काफी ज्यादा डिसीविंग है, ठीक है, वो काफी ज्यादा डिसीविंग और मिसलीडिंग है। क्यों क्यों है ऐसा, क्योंकि मार्क्सिज्म का मानना था जो पार्लियामेंट होती है, जो गवर्नमेंट होती है, जो स्टेट बनाता है, वो सिर्फ कैपिटलिस्ट के फेवर में ही काम करती है, ठीक है, वो ऑप्रेसिव होती है एंड एक्सप्लॉइटर को हेल्प करती है ताकि वो अपने पर्पस को अचीव कर सके, ताकि वो और ज्यादा ऑप्रेस कर सके वर्किंग क्लास को। इसीलिए मार्क्सिस्ट राइटर्स ने बुराई की है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की। सो अब हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन इंडिया डिस्कस करेंगे, ठीक है, इंडिया में हमें कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कैसे देखने को मिलता है, राइट। सो फर्स्ट पॉइंट है, सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है, हमारा संविधान हमें क्या क्या देता है, कुछ राइट्स देता है, कुछ ड्यूटीज देता है अपने सिटीजन्स को, ठीक है। इंडिया में कुछ भी काम कॉन्स्टिट्यूशन के बिना नहीं होता, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर जाके कोई भी काम नहीं होता, जो भी काम होता है कॉन्स्टिट्यूशन की हद में रहकर ही होता है, राइट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिटन है, कोडिफाइड है एंड वो सुप्रीम लॉ है हमारी कंट्री का, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अबव हमारी कंट्री में कुछ भी नहीं है, उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। सो बीइंग अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इट फर्स्टली प्रोवाइड्स फॉर अ लिमिटेड गवर्नमेंट, ठीक है, वो लिमिटेड गवर्नमेंट देता है, गवर्नमेंट के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी लगाता है, ठीक है, विच इज द कोर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। मैंने आपको बताया था ना कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का कोर क्या है, सेंटर पॉइंट क्या है, लिमिटेड गवर्नमेंट, जिससे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करता है और स्टैब्लिश भी करता है। सेकेंड पॉइंट है, जो फंडामेंटल राइट्स है हमारे पास, वो एक तरीके से रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं स्टेट के ऊपर,
ठीक है, किसी भी सिटीजन का फंडामेंटल राइट अगर वायलेट हुआ है, उससे छीना गया है, तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है, सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, राइट। तो एक तरीके से रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं स्टेट के ऊपर एंड डायरेक्ट करते हैं स्टेट को कि उसे क्या नहीं करना है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स एक तरीके से नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं स्टेट के ऊपर। ठीक है, हमारी कंट्री में सेपरेशन ऑफ पावर भी है, सेपरेशन ऑफ पावर है लेकिन स्ट्रिक्ट सेंस में नहीं है। ठीक है, ज्यादा स्ट्रिक्ट सेंस में हम लोग सेपरेशन ऑफ पावर को नहीं मानते हैं, समझ गए। वो मैं आगे जब पूरा डॉक्ट्रीन आपको समझाऊंगी तब डिस्कस करूंगी, इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में, किसी और वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से सारे डॉक्ट्रीन्स के बारे में। So separation of power means that the powers of the state are divided among the three organs of the government, which are the executive, legislature and judiciary. ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया था कि तीन ऑर्गन्स जो है गवर्नमेंट के, वो एक दूसरे से अलग रहते हैं और पावर उनमें डिवाइडेड रहती है। ठीक है, दिस सिस्टम इंश्योर्स चेक ऑन द आर्बिट्रेरी पावर। इस सिस्टम से क्या होता है, एक दूसरे को चेक करते रहते हैं ये तीनों ऑर्गन्स कि कहीं कोई अपनी मर्जी से काम तो नहीं कर रहा है। ये तीनों ऑर्गन एक दूसरे को चेक करते हैं, एक चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम क्रिएट करते हैं, जिससे कि एक दूसरे पर नजर रखते हैं कि कहीं कोई दूसरा ऑर्गन सिटीजन्स के अगेंस्ट तो काम नहीं कर रहा है, सिटीजन्स के फेवर में ही कर रहा है ना, उसके भले के लिए कर रहा है ना, कोई अपनी विशेस के अकॉर्डिंग तो काम नहीं कर रहा है। ये सारे ऑर्गन्स एक दूसरे को चेक करते रहते हैं। अब हम उन फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के अगेंस्ट है, समझ रहे हो। ऐसे बहुत बार ऐसा टाइम आता है कि जब गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्ट करती है सिटीजन्स को कुछ करने से, ठीक है, और गवर्नमेंट के पास काफी ज्यादा पावर आ जाती है, काफी ज्यादा ताकत आ जाती है गवर्नमेंट के पास। ठीक है, तो ऐसे कौन से टाइम्स रहते हैं, ऐसी कौन सी सिचुएशंस रहती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के अगेंस्ट रहती हैं, उनको डिस्कस करेंगे। पहला है वॉर। अच्छा, वॉर के दौरान क्या होता है, गवर्नमेंट के पास एब्सोल्यूट पावर आ जाता है। ठीक है, उसके पास एब्सोल्यूट पावर आ जाता है। क्यों? क्योंकि हमें एक्सटर्नल अग्रेशन से बचाना है, सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करना है, जो भी हमारा एनिमी है वो हम पर हमला कर रहा है। ठीक है, अब हम अपनी चलाएंगे उस वक्त तो मर जाएंगे, राइट। इसीलिए गवर्नमेंट को सामने आना पड़ता है, उसके पास बहुत ज्यादा कंट्रोल आ जाता है और वो हमें कंट्रोल करने लगती है। क्यों करने लगती है? ताकि हम प्रोटेक्ट रहें, ठीक है, हमारी कंट्री बच सके। तो यहाँ पे तो भाई कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के अगेंस्ट है ये चीज। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास काफी ज्यादा पावर आ जा रही है, उसके पास काफी ज्यादा ताकत आ जा रही है, तो ये चीज तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के अगेंस्ट है, राइट। अब समझ में आ रहा है किस चीज की बात कर रही हूं। कुछ ऐसी ही सिचुएशंस होती हैं। द गवर्नमेंट अंडरटेक सेवरल मेजर्स। अब वॉर के दौरान गवर्नमेंट कुछ मेजर्स भी लेगी, कुछ चीजें करेगी। क्या क्या कर सकती है? जो मेजर इंडस्ट्रीज है उनका नेशनलाइजेशन कर सकती है। ठीक है, नेशनलाइजेशन मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल में ले सकती है, कुछ प्राइवेट इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट को दे सकती है, राइट। गवर्नमेंट के पास आ जाएंगी कुछ मेजर इंडस्ट्रीज। सेंसरशिप ऑफ द प्रेस। ठीक है, प्रेस क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, न्यूज़पेपर में क्या छप रहा है, इसको भी गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में ले सकती है वॉर के दौरान। समझ गए। सेकेंड पॉइंट है इमरजेंसी। इमरजेंसी के दौरान जो सबसे खतरनाक चीज होती है वो ये होती है कि सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं। यानी अगर इमरजेंसी के दौरान आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, ठीक है, सपोज आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच को वायलेट किया गया, उसे छीना गया, तो आप सुप्रीम कोर्ट जाकर ये नहीं बोल सकते कि मेरे फ्रीडम ऑफ स्पीच को वायलेट किया गया। नहीं, इमरजेंसी के दौरान ये सारे राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं, एक तरीके से आपसे छीन लिए जाते हैं, राइट। And a person cannot approach the court for the enforcement of these rights. इन राइट्स को एनफोर्स करने के लिए आप कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते, बिकॉज वो इमरजेंसी की सिचुएशन है। थर्ड पॉइंट है हमारा सोशियो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, कंट्री में कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं डिजीज की, पॉवर्टी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, सूखा पड़ जाता है, खाने के लिए नहीं होता लोगों के पास, एटसेट्रा। तो ये सारी चीजें क्या कैसे ठीक करेंगे? सिटीजन्स अपने से तो नहीं ठीक करेंगे, राइट। स्टेट को ही आखिर बीच में आना पड़ेगा इन सारी सिचुएशन को ठीक करने के लिए। तो गवर्नमेंट इन चीजों के लिए इमीडिएट एक्शन लेती है, ठीक है, ताकि ये सिचुएशंस कंट्रोल के बाहर ना चली जाए, इन्हें कंट्रोल में ही रखा जाए। तो इन तीन सिचुएशंस में यार कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं रह जाता। ठीक है, इन तीन सिचुएशंस में हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के अगेंस्ट जाते हैं पूरी तरह से। ठीक है, ये चीज समझ लो।
So finally guys, let's conclude this topic of constitutionalism. ठीक है, the design and character of the Indian constitution ensures that the powers of the executive and the legislature is limited so that the discretion given to these organs does not turn into arbitrariness and arbitrary exercise. यानी आप ये कह रहा है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डिजाइन है या उसका कैरेक्टर है वो ऐसा है कि एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर को लिमिटेड ही पावर दिए गए हैं, ठीक है, ताकि उनका जो डिस्क्रिशन है, ठीक है, ताकि जो उनकी मर्जी वो चलाते हैं वो एक तरीके से आर्बिट्रेरीनेस में कन्वर्ट ना हो जाए, ठीक है, एक तरीके से अनलिमिटेड पावर में कन्वर्ट ना हो जाए, इसीलिए उन पर रेस्ट्रिक्शंस लगाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. The fundamental rights, the basic structure, federal setup of the administration, the amendment procedure all limit the state in a particular way. यानी सारी चीज़ें fundamental rights, basic structure, federal setup of the administration, amendment procedure, ये सारी चीज़ें स्टेट के ऊपर restrictions लगाती हैं किसी न किसी तरीके से, right? सो गाइज, जितना भी इंपॉर्टेंट था कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में मैं सब कुछ कवर कर चुकी हूँ. कुछ भी बचा है, आपको लग रहा है ये पॉइंट मिस हो गया, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसे कवर कर लूंगी, ठीक है. लॉ पीप्स मेरी इंस्टा आईडी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां आकर आप पर्सनली भी मुझसे बात कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हैं. सो आई होप ये वीडियो जिस तक भी पहुंचना चाहिए आप पहुंचा दोगे. कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए जरूर कमेंट सेक्शन में बताना या मेरी इंस्टा आईडी पर जरूर बताना. Let's make this community more strong. So thank you for watching this video friends and we'll meet soon in the next video. Good luck.